स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। स्टडी IQ का मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम चर्चा का विषय बना हुआ है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं मोहित जिंदल सर, फाउंडर स्टडी IQ। वेलकम सर। तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम को लेकर सर बच्चों के काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी डाउट्स हैं, तो इसको क्लियर करने के लिए आज हम ये वार्तालाप कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आखिर क्यों, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? तो जसमीत, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है, जो स्टडी IQ लेकर आया है अपने P2I बैच के माध्यम से, वो वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है इंडस्ट्री में। और इसकी ज़रूरत, जो आपका सवाल है कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, तो मेरा ऐसा मानना है बोथ एज एन एस्पिरेंट की इतने समय से जब पहले मैं तैयारी भी करता था, तो कहीं ना कहीं UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम में हम 3 स्टेजेस देखते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम स्टेज जो है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। ठीक बात है। और मेंस जो है वो मैं मानता हूं कि एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट फेज है पूरी, अगर मैं सारे स्टेजेस देखूं। करेक्ट। और मेंस के ही मार्क्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डिटरमिन करते हैं आपका सिलेक्शन। ऑफ कोर्स इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंटरव्यू की एक अलग तरीके से तैयारी होती है, मॉक इंटरव्यूज वगैरह। बट अगर मैं कोर की बात करूं, सिविल सर्विसेज एग्जाम के कोर की बात करूं, तो वो इट इज मेंस एग्जाम, ठीक है, जिसका इन टर्म्स ऑफ मार्क्स भी वेटेज बहुत ज्यादा है और वही आपको एक फाइनल सिलेक्शन की ओर लेके जा सकता है। और इसीलिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आप समय देखें तो वो समय काफी कम होता है। हाँ। और उस समय को इफेक्टिवली यूज करने के लिए एक इकोसिस्टम की जरूरत है, जहां पे बाकी बच्चे जो उसी मेंस को टारगेट कर रहे हैं वो आपके साथ हों, और आपके साथ एक ऐसा मेंटोर और ऐसे फैकल्टीज जुड़े हों जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझ के उसका सोल्यूशन दें। और मेरा ऐसा मानना है, हालांकि यस हम एक डिजिटल वर्ल्ड में हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, बट मेंस लेवल के रिगर के लिए, इस तरह की इंटेंस प्रिपरेशन के लिए, जहां पे आप दिन में बैठे हैं और आपको फैकल्टी आमने सामने बैठ के फीडबैक दे रहा है आपके आंसर्स पे, और क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके वीकनेसेस हैं, इन सबको आपको असेस करके बता रहा है, वो मुझे लगता है कि ऑनलाइन मोड में हो सकता है, बट ज्यादा इफेक्टिवली अगर मैं कहूं तो वो एक ऑफलाइन सेटिंग में हो सकता है। इसीलिए स्टडी IQ इस मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम को लेकर आया है कि जिन जिन बच्चों का प्रीलिम्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, वो हमारे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड MRP, कि स्टूडेंट को एक ऐसा इनेबलिंग सिस्टम मिले जहां पे वो फुल इंटेंसिटी से उस लिमिटेड टाइम में तैयारी करके उस मेंस को क्रैक कर ले। तो सर ये जो स्टडी IQ का इंटेंसिव प्रोग्राम है, इसमें हमने स्पेसिफिकली चूज किया मेंस प्रिपरेशन की लेवल, मेंस प्रिपरेशन 1750 मार्क्स ऑफ कोर्स। तो हमने अक्सर देखा है जैसे मेंस आंसर राइटिंग काफ़ी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, इवैल्यूएशन जो फीडबैक मिलता है वो उससे रिलेट भी नहीं कर पाते। तो MRP में कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा? तो जसमीत, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो पहले अगर हम एक तरह से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स समझें, अगर मैं एक बार उस चीज़ पे थोड़ा स्ट्रेस करना चाहूँगा, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फियर ऑफ आंसर राइटिंग। कर आंसर राइटिंग से बहुत डर लगता है, और वो तब तक उसको पोस्टपोन करते रहते हैं कि जब तक वो समझते हैं कि उनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, वो कॉन्फिडेंट ही फील नहीं करते, और इसी चीज की एंग्जाइटी जो है वो उनकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी को और खराब कर देती है मेरे हिसाब से। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो फियर ऑफ आंसर राइटिंग है, इसको रिमूव करने के लिए इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ही एक इंटेंस प्लान है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, जिसमें फॉर द इनिशियल पार्ट क्वालिटी पे ज्यादा फोकस होगा। करेक्ट। कि आप एक कम टाइम के अंदर चाहे कम आंसर्स लिखें, बट एक अच्छे क्वालिटी के आंसर्स लिखें। एंड धीरे धीरे जैसे इस प्रोग्राम में हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, हम क्वांटिटी पे फोकस भी करना शुरू कर देंगे, जो UPSC की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। UPSC आपसे मांगता है कि लगभग 3 घंटे के अंदर आप 20 सवालों का जवाब दें, ठीक है। तो उस लेवल पर ले जाने के लिए हम धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली उस लेवल इंप्रूव करते रहेंगे विद इन दोज 100 डेज का हमारा ये टोटल प्लान है। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी जो प्रॉब्लम मेरे हिसाब से बच्चे फेस करते हैं वो ये है कि उनको, अगर वो आंसर राइटिंग के फियर को ओवरकम कर भी लें, वो अपना आंसर्स लिख भी लें, तब भी जो लेवल का इवैल्यूएशन और फीडबैक उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। एंड आई सी दिस एज अ सीरियस गैप इन आवर इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है कि एक हाई क्वालिटी इवैल्यूएशन, बट अलॉन्ग विद 1-to-1 फीडबैक बाय मेंटर्स एंड एक्सपर्ट्स, वो बहुत जरूरी है। मींस अपने आप में सब्जेक्टिव है, तो एक
फीडबैक Correct. भी डिफरेंट होना चाहिए। तो कोई ऐसा मेंटोर चाहिए जो आपको सामने बिठा के आपकी प्रॉब्लम को समझ सके, आपकी स्ट्रेंथ को समझ सके, आपकी वीकनेस को समझ सके, ठीक है, और आपके आंसर्स को आपके हिसाब से इवैल्यूएट करके उसी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करे आपकी स्ट्रेंथ को समझ के। तो ये चीज तभी हो सकती है जब ये 1-to-1 सेटिंग में हो, ये मास में नहीं हो सकती। मतलब अगर हम सोचें कि 300 बच्चे क्लास में बैठे हैं और मेरे को उनके मेंस के आंसर्स इंप्रूव करने हैं, तो मैं एक साथ बिगैर इंडिविजुअली समझे नहीं कर सकता। ठीक बात। तो ये एक समझने वाली चीज है कि मेंस के लिए खासकर ये जो रिगरस फीडबैक है, टू एंड फ्रो, मैंने आपको आज फीडबैक दिया, कल आप उस पर इंप्रूव करेंगे, फिर मैं आपको कल के आंसर पे फीडबैक दूंगा, फिर उसको आप और इंप्रूव करेंगे। तो ये जो साइकिल है, ये जो आइट्रेशंस हैं आंसर्स की, ये रेगुलरली होनी पड़ेंगी अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। तो हमारे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का एक बहुत ही क्लियर कट ये दो प्रॉब्लम्स पे तो टारगेट है ही। इसके अलावा मैं ऐसा समझता हूं कि जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं, और मैं भी अपने प्रिपरेशन के दौरान ये फेस करता था मेंस में, इस तरह के नोट्स प्रिपेयर करना जिसको आप लास्ट मिनट रिवाइज कर सको। देखिए, प्रीलिम्स और मेंस में वैसे ही समय कम है, ठीक बात। उसके बाद मेंस का जो पूरा हिसाब किताब है वो लगभग 1 हफ्ता एग्जाम चलता है। तो ऐसे नोट्स प्रिपेयर करना जो आप उस लिमिटेड टाइम में कर सकें, उस 100 डेज के दौरान कर सकें, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले कर सकें, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के 1 दिन पहले कर सकें। तो इस तरह के नोट्स आपको चाहिए कि आप उसको इफेक्टिवली रिवाइज कर सकें। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है कि यूपीएससी के अंदर आप पढ़ते बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। वो आप रियल एग्जाम इन्वायरमेंट में, जो कि एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है, उसमें आप उसको इनोवेटिवली रेप्लिकेट नहीं कर सकते डिमांड के हिसाब से। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं, दीज प्रॉब्लम्स वी स्क्वायरली वांट टू अटैक। ठीक है, सबसे पहले आंसर राइटिंग का फियर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, और तीसरा ऐसा कंटेंट देना जो मेंस के लिए रेलेवेंट हो और इफेक्टिव हो और उसको आप लास्ट मिनट रिवाइज कर सकें। ठीक बात है सर। इसमें एक अगर क्वेश्चन पूछे, जैसे अक्सर देखा है, आपने कहा कि प्रीलिम्स के बाद मेंस में समय बहुत कम है, 75-80 डेज मिलते हैं सिर्फ। वैसे तो देखा जाए टाइम बहुत कम है, बट एक बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिविजुअली, घर से प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने रूम से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको लगता है डीमोटिवेशन। जैसे लेट से एक आंसर नहीं आया, या सिलेबस इतना ज़्यादा है तो कुछ एक पोर्शन रह जाता है, तो उनको लगता है कि ये सिलेबस अब कंप्लीट नहीं हो सकता, एंड एक दिन तैयारी नहीं हुई या एक दिन प्रिपरेशन नहीं हुई तो वो एक डाउनवर्ड स्लोप पे चलते रहते हैं। तो आई थिंक ये 70-75 डेज का जो प्लान है, दिस विल ऑल्सो हेल्प कि एक ऐसे ग्रुप में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में आप आ जाएं कि आप अपना बेस्ट दे सकें। बिल्कुल जसमीत, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी डिफ़िकल्ट चैलेंज को आप फेस कर रहे हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज मेंस जैसे चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो अगर आप एक ऐसे इकोसिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं जहां सारे लोगों का लक्ष्य वो है मेंस क्लियर करना, तो दैट इकोसिस्टम कीप्स यू मोटिवेटेड एंड ऑन ट्रैक। तो ये जो आपके साइकिल्स हैं ऑफ मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं, हम सबके साइकिल्स होते हैं मोटिवेशन और डिमोटिवेशन के। जब हम उतना फाइट मारने की कई बार एनर्जी नहीं रहती, बट कई बार हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इस चीज को ठीक करने के लिए मेरे हिसाब से एक ऐसा सिस्टम चाहिए विच कीप्स यू मोटिवेटेड, विच कीप्स योर प्रिपरेशन रनिंग इन अ सस्टेनेबल वे। तो उस लिहाज से भी ये एक जो प्रोग्राम है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का, मैं समझ रहा हूं कि उसका एक उद्देश्य ये भी है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जाए जहां पे कोऑपरेशन और कंपटीशन दोनों चीजें एक एडिक्वेट मात्रा में हो, क्योंकि तभी आपका मैक्सिमम आउटपुट निकल के आ सकता है। अगर किसी को लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट compete कर रहा है जिसका लेवल बहुत ऊंचा है, तब भी एक बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक कोऑपरेटिव अप्रोच से और एक हेल्दी कंपटीशन से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर, हमारे साथ जैसे काफ़ी ऑलरेडी ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, काफ़ी बैचेस में भी जुड़े हैं जो हमसे पर्सनल गाइडेंस लेते हैं, तो आई थिंक वो भी एक अच्छी हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स के जो पहली बार आते हैं, जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं। एंड सर, ये तो बात हो गई एकेडमिक फ्रंट की। एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक फ्रंट, चाहे वो हेल्थ है, मेंटल वेलबींग है, फिजिकल वेलबींग है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 70-75 डेज, ताकि आप हेल्दी रहें, हेल्दी खाना खाएं, आपका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहे, जिससे एक मेंस में जो आपकी एक परफॉर्मेंस है वो बेटर निकल कर आए। तो इसके बारे में स्टडी आईक्यू का क्या ओपिनियन है, या स्टडी आईक्यू कैसे हेल्प करने वाला है? तो जसमीत, मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि फिर से मैं ये कहूँगा कि आप भी एस्पिरेंट रहे हैं, मैं भी एक एस्पिरेंट था। कई बार वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, है ना, और मान लो घर में कोई प्रॉब्लम है, आप फोकस नहीं कर पा रहे, या किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम है,
कई बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है स्टडी आईक्यू का, इसके अंदर ना कि सिर्फ लर्निंग पे फोकस होगा बल्कि आपकी ओवरऑल मेंटल और फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान हमारे कैंपस में एक प्रोफेशनल डाइटिशियन, डॉक्टर, फिटनेस ट्रेनर भी मौजूद रहेंगे सो दैट आपका एक होलिस्टिक तरीके से तैयारी हो। क्योंकि कोई भी बच्चा, देखो चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, वो दिन भर तो काम नहीं कर सकता, ठीक है। उनको एक अच्छा मील चाहिए सो दैट उस पर उनका दिमाग ना लगे और वो हेल्दी फील करें। दूसरा, अगर उनको कोई फिटनेस ट्रेनर एक रेगुलर दिन में आधा घंटा पौना घंटा फिटनेस करवा रहा है, तो मैं समझता हूं उससे जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। Correct. तो इसको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ही हमने डिजाइन किया है, हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। ओके सर, एंड ये तो हो गई सर मैक्रो लेवल पे बातें, एकेडमिक नॉन एकेडमिक। थोड़ा सा अगर माइक्रो लेवल पे जाके समझे कि आखिरकार जो हमारा एमआरपी है मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इसको कैसे स्ट्रक्चर किया गया है। तो जसमीत, जो हमारा मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है ये लगभग 100 डेज का प्रोग्राम है, बिटवीन द डे ऑफ योर प्रीलिम्स टिल द डे यू स्टार्ट ऑफ विद योर मेंस एग्जाम। तो इन 100 दिनों को हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला फेज जिस दिन आपका प्रीलिम्स एग्जाम है और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, लगभग 15 से 20 दिन का हम मान के चलते हैं ये पीरियड, ठीक है। yes. तो इस दौरान बच्चे जो हैं उनको उनके घर बैठ के ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे। स्पेशली एस्से और एथिक्स के लेक्चर्स जो हैं वो हमने सोचा है कि हम प्रोवाइड कराएंगे, और उसका कारण बड़ा सिंपल है। बहुत बच्चे एस्से और एथिक्स जो है ये दोनों पेपर प्रीलिम्स के बाद करते हैं, क्योंकि इन दोनों का प्रीलिम्स में कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए बच्चे कहते हैं कि इनको प्री और मेंस के बीच में ही हम करेंगे सो दैट हमारी तैयारी जो है वो थोड़ी ऑप्टिमाइज हो सके। तो हमारा ध्यान रहेगा इस चीज पे कि वो जो 20 दिन का फेज है, जब आपने प्रीलिम्स दिया है टिल द टाइम यू गेट योर रिजल्ट, उसमें आप एस्से और एथिक्स जो है वो हम आपको कराएंगे लेक्चर्स के माध्यम से। उसके बाद लगभग रिजल्ट आने के 1 हफ्ते तक एक ट्रांजिशन पीरियड आप इसको समझें, जहां पे स्टूडेंट्स विल जॉइन अस इन आवर दिल्ली एनसीआर कैंपस, स्टडी आईक्यू के कैंपस में, जहां हम रेजिडेंशियल प्रोग्राम को रन करेंगे। और जब बच्चे जो हैं इस 1 हफ्ते के ट्रांजिशन पीरियड के बाद हमारे पास सब ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद एमआरपी का फेज 2 स्टार्ट होगा, जिसमें जीएस के 1, 2 और 3 पे फोकस होगा। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो जीएस पेपर 1, 2, 3 है, इसकी जो प्रिपरेशन है वो हम एसेंशियली एक थीम बेस्ड लर्निंग के थ्रू कराना चाह रहे हैं। और जब मैं थीम बेस्ड लर्निंग बोलता हूँ तो आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि सिविल सर्विसेज मेंस की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी अगर एक टॉपिक होता है तो उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि कोई जो भी हम थीम पकड़ रहे हैं उस थीम के जितने भी क्रॉस फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स हैं वो बच्चे को बताएं सो दैट वो एग्जाम में वो लिख पाएं। इसके अलावा एक डेडिकेटेड स्लॉट होगा डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, जिसका प्रॉपर 1-to-1 फीडबैक और इवैल्यूएशन भी बच्चे को जाएगा, ठीक है। तो फेज 2 जो है वो लगभग हमारा 45 डेज का फेज है, ठीक है, जिसके अंदर जीएस पेपर 1, 2 और 3 जो है वो हम करवाएंगे। इसके बाद जो है फेज 3 स्टार्ट होगा, जो कि लगभग 20 दिन का फेज होगा, विच इज आई से इज द रिवीजन फेज, जिसमें ये फोकस होगा कि जो आपने फेज 1 और फेज 2 में पढ़ा है एक बार, उसको आप एटलीस्ट 2 टाइम्स जो है वो रिवाइज करें, ठीक है। और जैसे ही फेज 3 आपका खत्म होगा, वी विल एंटर इनटू द फाइनल फेज ऑफ दिस प्रिपरेशन, जो कि लगभग 1 हफ्ते का होगा, जिसको हमने साइमुलेशन फेज का नाम दिया है। एंड व्हेन आई से साइमुलेशन, उसका मतलब बड़ा सिंपल है कि जिस हिसाब से सिविल सर्विसेज का मेंस होता है, यूपीएससी जो कंडक्ट करता है ओवर 1 वीक, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को मिरर करता हुआ वो 1 हफ्ता होगा, जिसमें आपको उस लेवल का जो कह लो कि एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट है, जहां पे आप बैठे हैं और आपके साथ अन्य लोग बैठे हैं, वो सारे बैठ के उस मेंस को लिख रहे हैं उस गिवन टाइम फ्रेम में, उस तरह का एक इंटेंस साइमुलेशन फेज जो है वो हम यहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे हमारे कैंपस में। तो ये कुल मिला के अगर आप देखें, ये लगभग 100 दिन का प्लान है। और इसके बाद बच्चों को इजाजत दी जाएगी कि वो अपने सेंटर पे, जहाँ पे भी वो है उनका घर सेंटर जहाँ पे, वहाँ पे वो जाएं, और एग्जाम से लगभग 5 या 6 दिन पहले वी विल फ्री देम फ्रॉम आवर कैंपस टू गो बैक टू देयर प्लेसेस। तो सर अगर इसको समराइज करें तो एक काफ़ी डिटेल्ड प्लान है, जिसमें मल्टीपल रिविजन्स, इवैल्यूएशन, प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को दी जाएगी। एक जो बच्चों का काफ़ी रिपीटेड सवाल आ रहा है सर, जैसे 1750 मार्क्स का मेंस है, इसमें हमने जीएस को लेके तो काफ़ी इंटेंसिव प्लानिंग की है। इसके साथ साथ अगर हम ऑप्शनल्स की बात करें
तो ऑप्शनल्स को हम कैसे कवर करने वाले हैं यहाँ पे? तो जसमीत बिल्कुल सही कहा कि व्हेन इट कम्स टू मेंस इट इज नॉट जस्ट जनरल स्टडीज, इट इज आल्सो ऑप्शनल। अगर आप ऑप्शनल नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस चीज का भी हमने ध्यान रखा है कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में आपको ऑप्शनल्स की जो प्रिपरेशन है वो भी कराई जाएगी थ्रू रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर मैं इसको ऐसे बताऊं कि अगर हम एक टिपिकल हफ्ता देखें, 1 वीक स्टूडेंट का कैसा होगा, तो उसको हमने 4-to-1 मॉडल में डिवाइड किया है। बाय 4-to-1 आई मीन एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों में से 4 दिन आपको जीएस करना है, 2 दिन आपको ऑप्शनल्स करना है और 1 दिन जो है वो जीएस और ऑप्शनल दोनों की टेस्टिंग जो है वो होगी। आप संडे को जैसे हाँ, टेस्टिंग रखी हुई। बिल्कुल। तो हमने ऑप्शनल्स का भी ध्यान रखा हुआ है कि उसकी जो एक्सपर्ट इवैल्यूएशन और जो फीडबैक है और जो क्वालिटी क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएं सो दैट आप ऑप्शनल भी क्रैक कर सकें। एंड सर, जो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है एमआरपी, ये फर्स्ट टाइम जो मेंस लिख रहा है उनके लिए भी है, एंड लेट्स से कोई अपने 3rd-4th अटेम्प्ट में मेंस लिख रहा है तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, राइट? तो द ओनली एलिजिबिलिटी जसमीत आई वुड से कि जो भी हमारे उस पर्टिकुलर ईयर के एमआरपी में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ जी। तो वो उसी साल का जो प्रीलिम्स है वो उसका क्लियर होना चाहिए। प्रीलिम्स और इसका कारण बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज अ वेरी इंटेंस काइंड ऑफ इकोसिस्टम दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड। यस। तो अगर कोई बच्चा उसमें ऐसा है जो उस साल का मेंस नहीं लिख रहा, तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस कम हो जाती है, सीरियसनेस कम हो जाती बच्चे के है, पास टाइम ज्यादा है। टाइम ज्यादा है, तो वो हो सकता है अगले साल का मेंस टारगेट कर रहा है, करेक्ट। तो वो हो सकता है उतनी इंटेंसिटी से तैयारी ना करे क्योंकि वो समझ रहा है कि उसका टाइम बहुत ज्यादा है। तो इससे क्या ना कि वो एक होमोजेनिटी या एक जो मैं कहूं यूनिटी ऑफ पर्पस नहीं आ पाता। हाँ जी। और वेराज अगर मैं एक ऐसे इकोसिस्टम को इमेजिन करूं जहां पे हर बच्चा प्री क्लियर करके बैठा है और उसको आने वाला जो मेंस है, जो अगले अब 100 दिन बाद मेंस होने वाला है, उसको उसे क्लियर करना है, तो एक अलग ही लेवल की इंटेंसिटी, मोटिवेशन वो आएगा इसमें। तो ठीक बात है। यही उसका एक कारण है। अदरवाइज मतलब सब एक कॉमन गोल की तरफ जा रहे हैं कि वही Exactly. पर्टिकुलर मेंस क्लियर करना है। बिल्कुल। एंड एक क्वेश्चन जो छूट जाता है सर इसमें, उसमें ये है कि लेट्स से एक एस्पिरेंट है जो पहली बार मेंस लिख रहा है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहा है, एंड उसके साथ एक ऐसा एस्पिरेंट है जो लेट्स से 3rd टाइम या 4th टाइम मेंस लिख रहा है, तो क्या दोनों इस प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं एंड क्या दोनों को ये प्रोग्राम हेल्प करेगा? बिल्कुल जसमीत, इस चीज का हमने खास ध्यान रखा है, जैसा कि मैंने आपको प्लान समझाते हुए भी मेंशन किया था। हाँ जी। कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको ग्रेजुअली उसका लेवल इंप्रूव करा जाएगा। तो जब मैं क्वालिटी की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं जो सीनियर एस्पिरेंट है, अगर उसका मेंस क्लियर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कुछ क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इश्यूज होंगे। चाहे दोनों तरह के इश्यूज हों, वो इस एमआरपी में डील हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो थीम बेस्ड लर्निंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पिछले साल, 1.5 साल या 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे जो थीम्स निकल के आती हैं, तो वो मुझे लगता है हर किस्म के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इस साल का मेंस दे रहे हैं, चाहे आप पहले 2 मेंस दे चुके हैं, तब भी आप उसके करंट के जो थीम्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में जो भी आपके फ्लॉज हैं वो आप अपने मेंटोर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, उससे फीडबैक ले सकते हैं और डेली बेसिस पे ही आप कर सकते हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर मैं डेली आंसर राइटिंग कर रहा हूं और डेली कोई एक्सपर्ट अगर मुझे आके बता रहा है कि आपके आंसर में ये प्रॉब्लम है, तो बाय एंड ऑफ 100 डेज आप सोचिए कि मैं लेवल कितना अपना इंप्रूव कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से चाहे वो एक ऐसा एस्पिरेंट है जो मल्टीपल मेंस दे चुका है बट मेंस क्लियर नहीं कर पा रहा, कुछ ना कुछ तो कारण होंगे कि वो नहीं कर पा रहा, उन कारणों को ढूंढना, उन कारणों पे एक्ट करना, वो एमआरपी जो है उससे वो पॉसिबल होगा। और जो अर्ली एस्पिरेंट है, मतलब जो पहली बार मेंस दे रहा है, उसके लिए भी मैं समझता हूं इस तरह का प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर जो फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट होते हैं वो कम टाइम के चलते चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, किस चीज पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना। ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं लेने में हमारे मेंटोर्स और एक्सपर्ट्स और जो फैकल्टीज इस प्रोग्राम में होंगे वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, सो दैट दे कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ दैट लिमिटेड टाइम दैट दे हैव। ठीक है सर, हम तो पिछले 6 महीने से देख रहे हैं जो हमारी बैकएंड टीम है, चाहे फैकल्टीज है, कंटेंट टीम है, मेंटरशिप टीम है, ये सब लगे हैं टुवर्ड्स मेकिंग दिस प्रोग्राम अ सक्सेस। आप कुछ लास्ट में ऐड करना चाहेंगे सर? तो जसमीत, मैं कहूंगा कि जैसा मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम एक वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है, और अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि अभी तक का स्टडी आईक्यू का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोग्राम्स है ये, इसको रन करना। तो हमारी इंटरनल टीम्स की भी अगर मैं बात करूं तो उनमें एक अलग ही एनर्जी है इस प्रोग्राम को लेकर। तो यस, वी आर वेरी एक्साइटेड एंड अबाउट दिस प्रोग्राम कि बच्चे आएंगे और उनको हम ये इंटेंस प्रिपरेशन जो है वो मेंस की कराएंगे।
एंड कितने फैकल्टीज तो मेरे से आके बोल चुके हैं ऐसा कि नहीं भी सोना पड़े उन 3 महीने तो कोई बात एग्जैक्टली हम एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे। क्योंकि देखो हर फैकल्टी के लिए कहीं ना कहीं बच्चे बहुत जरूरी हैं, Correct. बगैर बच्चों के फैकल्टी कुछ नहीं है। तो जब बच्चों को वो सामने देखते हैं तो उनमें भी एक अलग लेवल की एनर्जी है। Yes. हालांकि हम ऑनलाइन में ऑपरेट करते हैं, बट हमारे जो फैकल्टीज हैं दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट टीचिंग स्टूडेंट्स, मेंटरिंग स्टूडेंट्स इन आवर मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम। ठीक है, एनीथिंग एल्स सर? दैट्स ऑल आई थिंक। एक मैं एलिजिबिलिटी पे थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा Yes. कि आप हमारे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय एनरोलिंग इनटू आवर P2I बैच, जो कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है। ये आपको स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू हैव यू हियर इन आवर स्टडी IQ कैंपस वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच सर। Yeah. थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।